हेलो गाइस, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लोहिया सर। मित्रों, जैसे कि आपको ज्ञात है कि हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, या यूँ कह दो कि हर भर्ती परीक्षा में लगभग पूछा जाने वाला इंग्लिश का अति महत्वपूर्ण टॉपिक टेंसेस है वो पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एज वेल एज स्कूलिंग दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं उन विद्यार्थियों से भी दरख्वास्त करूँगा जो है वो स्कूलिंग की तैयारी करें, या यूँ कह दो कि स्कूलिंग कर रहे हैं या 10वीं 12वीं या फिर जो भी है वो पढ़ रहे हैं, उन विद्यार्थियों को भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की वरिष्ठ टाइप के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करें, उनको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप है वो कंटेंट है वो व्यवस्थित तरीके, या ये कह दो कि इस सेशंस को, तमाम सेशंस को है वो सिस्टमेटिक तरीके से अटेंड करें। क्यों? क्योंकि इंग्लिश है वो लगभग हर दूसरी तीसरी वैकेंसी में पूछी जाती हैं, तो यहाँ से वो आपका है वो मेरिट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आपसे बस इसी चीज़ का मेरा है वो आग्रह रहेगा कि आप इस इंग्लिश ग्रामर से डरे नहीं, क्योंकि मैं प्रेम लोहिया आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ में बना रहूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी टॉपिक को लेकर के, किसी भी, चाहे वोकैब से रिलेटेड हो, चाहे ग्रामर से रिलेटेड हो, चाहे मैं तो इवन ये कह दूँगी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, एक बात का ध्यान रखिए कि मैं संस्कृत से मेरा वास्ता नहीं है, इसके अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के मुझे है वो कमेंट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली आपको ध्यान रहे कि इंग्लिश का मैं टीचर हूँ, आई एम अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। एज वेल एज मैं हिंदी और जीके भी आपको पता है कि मैं टीच करवाता हूँ, वो भी क्लासेज है वो आप नियमित रूप से अटेंड कर सकते हैं। मित्रों, इसके अलावा मैं एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जो थर्ड पर्सन या यूँ कह दो कि किसी और व्यक्ति का है, वहाँ पर मैं पटवार सिलेबस है उनको मैं इंग्लिश का जो पोर्शन दे रखा है वो व्यवस्थित तरीके से कवर अप करवा रहा हूँ। अगर आपको लगे कि हमें है वो पटवार की पूरा का पूरा एक साथ में कलेक्शन चाहिए, क्योंकि अपना जो यहाँ पर चैनल पर जो कंटेंट मिल रहा है आपको, ये समय के साथ साथ धीरे धीरे एक बहुत ही स्लोली मेथड में चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जल्दबाजी नहीं करने वाले। हमारी वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग है वो, ऐसा लग रहा है कि 2-3 महीने तक अभी कोई वैकेंसी एग्जाम होने वाला नहीं है, क्योंकि इस समय को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। वहाँ पर हरी क्लासेस करके एक चैनल है, वहाँ पर मैं पटवार के समथिंग 15 के आसपास है वो मैंने सेशन ले लिए, जिसके अंतर्गत मैंने नाउन और प्रोनाउन टॉपिक को कंप्लीट कर दिया और नेक्स्ट टॉपिक है वो अपलोड हो जाएगा। तो मैं यूँ आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपको ऐसा लगे कि भाई है वो यहाँ पर जो जैसे टेंसेस चल रहा है और वहाँ पर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है, तो आपको ऐसा लगे कि मुझे वो भी देखना चाहिए, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं हरी क्लासेस, ठीक है, वहाँ पर भी मैं पढ़ाता हूँ। खैर, हम बात करें अपने टॉपिक की और आगे मूव करते हैं। हम टेंसेस पढ़ रहे हैं और टेंसेस के अंतर्गत हमने है वो बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद में हमने इनका सेंटेंस के बारे में कल वर्कआउट किया था। आज हम इनका आगे बढ़ते हैं इन टॉपिक के अंतर्गत, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा, जो हम पढ़ तो रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं टेंस। क्या पढ़ रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस मीन्स क्या होता है? आप बोलेंगे सर टेंस का मतलब होता है काल। फिर मैं पूछूंगा काल क्या होता है? आप बोलोगे कि वर्ब है ना, वर्ब किस तरह से एक्शन करती है, उनको दर्शाने के लिए जो हम यूज़ कहते हैं उसको हम टेंस बोलते हैं, काल बोलते हैं, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। इसके अंतर्गत जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट। कौन सा? प्रेजेंट टेंस तो स्टडी करें, हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले हैं। और प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? इनडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हम पढ़ेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आपको लिखा हुआ मिले या फिर आपको मिले प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस? सिंपल टेंस। आपको बिल्कुल भी है वो नहीं होना है। क्या नहीं होना है? घबराना नहीं। ये अगर हम मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो ये है प्रेजेंट टेंस।
जैसे कि मैंने बताया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 मेनली टेंस होते हैं और उन प्रत्येक के 4 सब डिवीजन होते हैं, जिसके अंतर्गत हर एक के अंदर इंडेफिनिट आता है, कंटिन्यूस आता है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सब के साथ में आएंगे। प्रेजेंट ले लो, पास्ट ले लो या फ्यूचर ले लो। खैर हम बात करें प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जी स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट या यूँ कह दो प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो मित्रों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है? जो बेसिक कार्य होता है, जो जनरली जो कार्य होते हैं इन दिनों, उनको हम बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में वाक्यों के अंत में इसकी जो पहचान अगर आप मेरे से पूछे तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में, किसके? वर्ब के अंत में, एक चीज़ का ध्यान रखना, जो क्रिया है उसके अंत में, ठीक है, ता हैं, ती हैं और ते हैं, ता ती ते, ता तू ऐसे वर्ड है वो आते हैं। राम स्कूल जाता है, रानी खाना पकाती हैं, वे दोनों खेलते हैं। तो देखो ता हैं, ती हैं, ते हैं। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो यहाँ पर भी ता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इनके हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं, आती इत्यादि शब्द आते हैं। अब सवाल ये उठा कि सर क्या इनसे हमारा काम चल जाएगा? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर आपके हिंदी है वहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है, हिंदी आपको वहाँ नहीं मिलेगी। तो फिर क्या करें हम? तो इसी संदर्भ में मैं आपके सामने टॉपिक को आगे डिस्क्राइब करूँगा, एक एक चीज़ को, एक एक एलिमेंट को मैं आपको समझाते हुए प्रयास करूँगा। तो हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, उससे पहले मैंने आपको सेंटेंसेस के बारे में इसलिए बताया कि अब मुझे उनको लेकर के ज़्यादा फ़र्क आउट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअली होता क्या है एक चीज़। अब जो मैंने एक पहले फ्लो चार्ट बताया था, टेबल बनाकर बताई थी, एक सारणी भी बताई थी, उसके अंतर्गत मैंने तमाम जो वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब है, उनका चार्ट आपको बताया था कि एक्चुअली आपको ये सब याद करनी और किसकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती, ताकि आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। अब हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो लेंगे, लेकिन आपको वो चार्ट अगर आपने व्यवस्थित याद कर दिया है तो प्रेजेंट सिंपल नाम करते ही आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि यहाँ पर है वो हेल्पिंग वर्ब डू और डज आएगी। अब यहाँ पर हम जो सीखने वाले हैं वो सीखेंगे डू किसके साथ आएगा, डज किसके साथ में आएगा, एस और एस का क्या कॉन्सेप्ट है, इनके बारे में बात करेंगे और इसी फ्लो के साथ में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ रहे हैं। सर हम इतनी बात तो है वो व्यवस्थित तरीके से समझ चुके हैं, आप आगे बढ़िए। तो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की हम बात करें, किसकी बात करें हम, अगर इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें, कौन सी वर्ब? हेल्पिंग। कैसी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। आप नोटबुक में कॉपी करेंगे व्यवस्थित तरीके से, एक एक चीज़ को लिखना है। इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो होती हैं क्या? आपके दो डू और एक होती है क्या? डज। एक होती है डू और एक होती है डज। अब डू का क्या कॉन्सेप्ट है और डज का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको भी एक साथ में समझने का हम प्रयास करते हैं 1 बाय 1। अगर हम बात करें, अगर मैं उठाऊँ किसको? डू को। किसकी बात करूँ मैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ डू को, तो डू है ना, डू का यूज़, किसका यूज़? डू। डू का प्रयोग, डू आप यूँ लिख सकते हैं कि डू है ना, इसका प्रयोग है वो इसका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, किसके साथ में? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। यूँ कह दो कि प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ में? जो सब्जेक्ट प्लूरल है उनके साथ में हम डू का यूज़ करेंगे। अब सवाल उठा कि सर प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, ये भी हमें बता दी ताकि है वो समस्या नहीं हो। तो मित्रों प्लूरल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, आई है वो प्लूरल नहीं होता है, लेकिन इसके साथ में भी डू का प्रयोग होता है। इसको आप है वो अलग से याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि आई है ना वो प्लूरल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके साथ में डू है वो यूज़ किया जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैक्सिमम जगह जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आई के साथ में हैव का यूज़ करेंगे, जबकि आई सिंगुलर है, इसके साथ में है जाना चाहिए। लेकिन इंग्लिश का जो डिज़ाइन है वो इसी तरीके से की गई है। ग्रामेरियन है जिन्होंने इंग्लिश लिखी है, उन्होंने इसी संदर्भ में आई के साथ में है वो मैक्सिमम, जैसे कि हम पास्ट सिंपल में जाए, पास्ट परफेक्ट में जाए, पास्ट कंटिन्यूस में जाएंगे तो आई के साथ में वॉज होगा, यानी कि जो सिंगुलर है वो इसके साथ में आएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर यूज है या परफेक्ट में है वो आई के साथ में प्लूरल जो सब्जेक्ट को जिस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है वैसे वैसा आई का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो आई के साथ में इसके अलावा
वी प्लूरल बेसिक बेशक ही है। इसके अलावा यू, अब यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यू है वो होता क्या है, सिंगुलर भी होता है और क्या होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन इसके साथ में हमेशा है वो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सर हम इतनी बात तो समझ गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो दे, किसके साथ में, दे, ठीक है। आई, वी, यू और दे, ये वो सब्जेक्ट है जिनके साथ में है वो हम डू का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोई भी नाउन जो प्लूरल फॉर्म में है, कैसे प्लूरल, जैसे मैंने एक बोला वर्ड स्टूडेंट, क्या बोला, स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट्स बोलूँ तो वो बहुवचन हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, तो उसके साथ में डू है। तो मैं इसी एग्जाम्पल को आपके सामने लिखूँ, मैंने लिखा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स, मैंने लिखा गर्ल नहीं गर्ल्स, टीचर्स, आप कोई भी लिख सकते हैं। तो इन तमाम के साथ में आप यूज़ किसका करेंगे, सर हम डू का यूज़ करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है सर, हम समझ गए, आप तो बस आगे बताइए। सेकंड जो मैं ले रहा हूँ वो अपना हम पढ़ने जा रहे हैं अपना डैश। देखिए मैं आपके सामने जो अपनी विषय वस्तु को आपके सामने जो प्रोवाइड करवा रहा हूँ या आपके सामने रख रहा हूँ, मैं ऐसा मान रहा हूँ आप बिल्कुल बिगिनर हैं और बिगिनर होने के नाते आप है वो एक एक चीज़ को समझना चाह रहे हैं। इसलिए मैं बिल्कुल स्लो मोशन में और एक व्यवस्थित तरीके से एक एक चीज़ें आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। सेकंड हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं क्या, डज। अब डज है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इनका यूज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। किसके साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है वो किसका यूज़ किया जाता है, आप बोलेंगे सर डैश का। अब आप ये भी बता दीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट बेसिकली होते कौन कौन से हैं। तो मित्रों सिंगुलर सब्जेक्ट है वो होता है, जैसे कि अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो ही, सी, इट, ही, सी, इट। एक बात, इसके अलावा अगर मैं देखूं तो कोई भी नाम है, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम है वो ऑलवेज सिंगुलर होता है। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा जो ऊपर मैंने नाम लिखी है प्लूरल बनाकर, इसको मैं बोलूँ कि स्टूडेंट, क्या लिखा मैंने, स्टूडेंट। अब मैंने सुन कि स्टूडेंट लिखा तो ये कितना है, एक है। यहाँ पर ये है ना, एक चीज़ को समझना है, क्योंकि हम बेसिकली क्या करते हैं जनरल केस में एस या ई एस लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, आप बोलेंगे सर एस लगाया। तो ये जो है आपका है एक से तो अधिक है, क्या है, एक से तो क्या है, अधिक है। ये एक से अधिक है, इसका मतलब है ये प्लूरल है। इंग्लिश के अंतर्गत एक से अधिक होते ही, एक से अधिक होते ही वो क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। और जो एक है या अनकाउंटेबल है वो सिंगुलर माना जाता है। स्टूडेंट कितना है, आप बोलेंगे सर एक है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट लिखा है तो इसका मतलब एक ही है और इसके साथ में एस लगाया, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कितने हैं, लेकिन ये ज़रूर पता है कि एक से ज़्यादा है। जब एक से ज़्यादा है तो वह प्लूरल है और प्लूरल होने की कंडीशन में उसके साथ में हम यूज़ क्या करते हैं, आप बोलेंगे सर उसके साथ में डू यूज़ करते हैं। और सिंगुलर होने पर क्या यूज़ करते हैं, डज यूज़ करते हैं। तो ही, सी, इट, नेम, स्टूडेंट हो गया। इसके अलावा मैं अगर आपके सामने लिखने का प्रयास करूं, गर्ल लिख दिया मैंने, ठीक है। इसी क्रम में आप आगे कोई भी है वो आप लिख सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे। और मैं फिर अगेन आपको बता देता हूं कि आपसे मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि आप इनको सिस्टमेटिक तरीके से नोटबुक पर लिखें और लिख करके है वो इसका सही रिविज़न करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मनुष्य को जो परिपूर्ण बनाता है वो अभ्यास बनाता है। कौन बनाता है, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। आपने हज़ारों कोचिंगों से पढ़ लिया है, आपने नामी कोचिंगों से पढ़ लिया है, बहुत ही मतलब IAS RS से पढ़ लिया है, लेकिन समस्या तब भी आएगी जब तक आप वो अभ्यास नहीं करेंगे, उनका रिवीजन नहीं करेंगे। तो रिवीजन इज़ अ वेरी कंपल्सरी थिंग। तो रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। आप समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली होता कैसे। इस कॉन्सेप्ट को मैंने समझाते हुए आपके सामने परोसा कि किसके साथ में किसका प्रयोग होता है। बिल्कुल बेसिक से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब है वो इनका अगला जो कॉन्सेप्ट है, या यूँ कह दो इसमें और क्या क्या एलिमेंट आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अभी आपको ज़रूरत है एक चीज़ की, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस और हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। और इसमें एक नोट लगाने की आपको ज़रूरत है। नोट लगा करके, अब नोट की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो नोट की ज़रूरत इसलिए नोट लगाकर आपको लिखना है कि प्रेजेंट, क्या बोलेंगे आप, प्रेजेंट
सिंपल, क्या बोलेंगे आप, प्रेजेंट सिंपल के, या पूरा लिख दे प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव, क्या बोला मैंने, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, कौन सा गेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, कैसा गेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, कौन से सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डू, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, डू या डज, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू या यूं कह दो डज, डू या डज का प्रयोग किया जाता है। आप एक बात समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि डू डज है ना, इनका प्रयोग है प्रेजेंट सिंपल टेंस में तो किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ में है वो डू डज का यूज़ किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ में यूज़ नहीं किया जाता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं आगे, हाँ, अफर्मेटिव, इसी को दूसरे अगर नाम से आप इनको डिनोट करना चाहें तो इनको बोलेंगे पॉजिटिव, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस, कैसा सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ, पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ में डू डज हेल्पिंग वर्ब है वो डू डज, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, डू डज, हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, का प्रयोग है वो नहीं किया जाता है। एक चीज़ तो आप समझ चुके हैं, नहीं किया जाता है। ये जो नोट है, नोट बेसिकली क्यों लगाते हैं कोई भी टीचर, नोट लगाने का जो सबसे बड़ा मोटिव रहता है कि आपको ये बात है वो समझ में रहे, आपके ध्यान में रहे, आपके जहन में हमेशा हमेशा के लिए वो रहे। नोट का अगर हम अर्थ समझने का प्रयास करें, इसका मतलब होता है हाईलाइट करना, किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना, इसको हिंदी में विशेष भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, विशेष लेकर वही नोट होता है कि कोई भी चीज़ के ऊपर आपका एक्स्ट्रा ध्यान रहे, उसको हम नोट के माध्यम से आपके सामने डिनोट करते हैं, ताकि क्या आप एक एक चीज़ को है वो सिस्टमेटिक तरीके से याद रख सके। तो मित्रों क्या बताया मैंने बताया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उन्हें जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उनमें जो हेल्पिंग वर्ब है डू डज, हेल्पिंग वर्ब की होती है डू और डज है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब डू और डज है इनका प्रयोग किया जाता है, डू डज का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव, कौन से नेगेटिव और कौन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग किया जाता है। और डू का प्रयोग किसके साथ में किया जाता है, डज का प्रयोग किसके साथ में किया जाता है, ये मैंने आपको सिस्टमेटिक तरीके से समझा दिया है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ चुके होंगे। आपने कहा कि सर हम इतनी बात समझ चुके हैं, अब मैंने आगे भी बोला कि जो अफर्मेटिव और या पॉजिटिव सेंटेंसेज होते हैं उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब है वो डू डज का प्रयोग है वो नहीं किया जाता है, डू डज का प्रयोग है वो नहीं किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बतौर नहीं किया जाता, मेन वर्ब के तौर पर किया जा सकता है। और समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ही डज वो कार्य करता है, तो यहाँ पर डज आया लेकिन ये मेन वर्ब के तौर पर आया, न कि हेल्पिंग वर्ब। आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इस नोट को आप ध्यान में रखना है, इस नोट को आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इतनी बात आप समझ चुके हैं। अगली बात हम शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि इसके अंतर्गत एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है, और वो कॉन्सेप्ट है एस और ई एस का। किसका कॉन्सेप्ट है, एस और ई एस का कॉन्सेप्ट होता है। अब एक और नोट लगा दो, इसको आप नोट नंबर 1 कह सकते हैं। क्या क्या बोलेंगे आप, नोट फर्स्ट, और यहाँ पर जो मैं नोट लिखा रहा हूँ वो नोट में सेकंड लिखा रहा हूँ।
इस नोट सेकंड नोट इसमें क्या लिखूँ, मैं यूँ बोलूँगा वर्ब, क्या बोलूँगा वर्ब ये बोल सकते हैं आप बेसिकली वर्ब, बेसिकली वर्ब है ना, कौन वर्ब यानी कि क्रिया, वर्ब का मतलब क्या होता है क्रिया, बेसिकली क्रिया है ना अपने नेचुरल फॉर्म या यूँ कह दो स्वाभाविक रूप, कैसा रूप स्वाभाविक, कैसा रूप स्वाभाविक रूप में प्लूरल फॉर्म में होती हैं, कैसी होती है प्लूरल फॉर्म में होती हैं, स्वाभाविक रूप में कैसी होती है प्लूरल फॉर्म में होती हैं, कौन होती हैं वो प्लूरल फॉर्म में होती हैं। इसके साथ में क्या करके एस और ई एस जोड़कर इसे सिंगुलर, क्या कहते हैं सिंगुलर मीन्स क्या होता है, आप बोलेंगे सर सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, क्या बोलेंगे एक वचन, क्या बोलेंगे एक वचन, ऐसे सिंगुलर यानी कि एक वचन बनाया जाता है। तो सेकंड नोट को भी अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि एक्चुअली में क्या कहना सारा बनाया जाता है। तो अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एस और ई एस को लेकर के क्या कॉन्सेप्ट है या फिर वर्ब को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है। एस और ई एस का जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बेसिकली जो वर्ब होती है ना, वर्ब होती है वो बेसिकली जनरली सामान्यतः आप बोल सकते हैं सामान्यतः जो वर्ब होती है क्रिया होती है अपने जो नेचुरल फॉर्म है ना, अपने स्वाभाविक रूप में, कैसे रूप में स्वाभाविक रूप में अपने नेचुरल फॉर्म में है वो क्या होती है रूप में प्लूरल फॉर्म में होती है। कैसी होती है प्लूरल फॉर्म में होती हैं। इसके साथ में एस और ई एस जोड़कर इसे सिंगुलर यानी एक वचन बनाया जाता है। मैंने आपके सामने अगर लिख दिया, क्या लिख दिया आपके सामने मैंने एक वर्ड लिखा, क्या एक वर्ब लिखी गो, क्या लिखा गो है ना, ये अपना जो नेचुरल रूप में है ये प्लूरल है, कैसा है प्लूरल है, गो प्लूरल फॉर्म है। और इसको अगर मुझे सिंगुलर बनानी है, क्या बनानी है सिंगुलर बनानी है, तो मैं इसके साथ में क्या करूँगा एस या ई एस जोड़ूंगा। लेकिन क्या जोड़ना है अभी मैं एक बार लिख कर बता देता हूँ, फिर उसके बाद में जब हम एस और ई एस पढ़ेंगे उस समय बताएंगे। अब मैंने इसके साथ में ई एस जोड़ा, लेकिन क्वेश्चन ये उठा कि सर एस क्यों नहीं जोड़ा, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। अभी देखते रहिए कि गो के साथ में ई एस जोड़ दिया मैंने, जब इसके साथ में मैंने ई एस जोड़ा, क्या जोड़ा ई एस है वो मैंने जोड़ दिया, इसकी वजह से वो ये बन गई क्या सिंगुलर, क्या बन गई सिंगुलर एक चीज़। अब नाउन के साथ में कॉन्सेप्ट उल्टा होता है, नाउन के साथ में हम एस और ई एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बन जाती हैं। एक चीज़ आप समझ पा रहे हैं नहीं आ रही, जबकि वर्ब के साथ में एस और ई एस जोड़ने पर वो सिंगुलर बन जाती हैं। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है सर समझ गए। मैंने आपके सामने एक और वर्ड लिख दिया, मैंने लिखा प्ले, क्या लिखा प्ले, क्या लिखा प्ले। प्ले के साथ में मैं क्या जोड़ूँ कि ये सिंगुलर हो जाए, क्योंकि ये प्ले है, ये प्ले अपने नेचुरल रूप में, क्योंकि ये नेचुरल रूप का मतलब होता है बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। बेसिक फॉर्म यानी कि जिस हिसाब से उसका फॉर्म, जिस उसका फॉर्मेशन है, यानी कि प्रारंभिक रूप, वर्ब का प्रारंभिक रूप क्या है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मैं आपके सामने लिखूं, आपके सामने लिखूं, मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा गो, वेंट, गॉन, गोइंग, क्या लिखा गोइंग, और आगे लिखा गोज। अब आपको पूछे कि ये 5 वर्ब्स दे रखे हैं, V1 लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हैं V1, V2, V3, V4 और ये है V5। अब मैं पूछूं कि इनका प्रारंभिक, तमाम ये वर्ब्स दे रखी है, इनकी मेन जड़ कौन सी है, रूट क्या है, तो आप बेसिक बोलेंगे कि सर ये जो गो है ना ये इसके रूट है, ये क्या है रूट। सबके साथ में हमने कुछ न कुछ अमेंडमेंट किया है, कुछ न कुछ जोड़ा है, भले NE जोड़ो, भले ING जोड़ो, भले ES जोड़ो, फिर भले इसका रूप ही चेंज कर दो। और आप ऊपर देख रहे हैं ना, तो इससे भी आप समझ पा रहे हैं कि V1, V2, V3, V4, V5
1 2 3 4 5 समय से पहले क्या आता है, एक आता है ना, तो आप समझ सक रहे हैं कि V1 इट मीन्स ये बेसिक फॉर्म है, ये बेसिक फॉर्म है। और हर वर्ब की जो बेसिक फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं। सिंगुलर और प्लूरल मेन वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है, या यूँ कह दो कि जो अपनी भाषा में यूँ कह दो तो जो जहाँ समस्या आती हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आएगी। क्यों, क्योंकि आगे जब यूज़ करेंगे तो वहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म ऐसे आएगी, लेकिन सिंगुलर या प्लूरल का कॉन्सेप्ट आगे कहीं भी आने वाला नहीं है। ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। आप पास्ट में जाएंगे पास्ट सिंपल वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और सभी परफेक्ट उठा कर देखेंगे, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो या फिर पास्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की कौन सी फॉर्म, पांचवी फॉर्म। इसको वर्ब की कौन सी, ये वाली वर्ब की पांचवी फॉर्म। कंटिन्यूस है वर्ब की चौथी फॉर्म, और कंटिन्यूस चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फिर सिर्फ कंटिन्यूस हो, वर्ब की चौथी फॉर्म। और प्रेजेंट सिंपल टेंस एकमात्र टेंस जिसके साथ में वर्ब की पांचवी फॉर्म, इसी को हम एस या ई एस वाली फॉर्म के रूप में पहचानते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इन दोनों का यूज़ प्रेजेंट सिंपल में, इसका यूज़ पास्ट में भी होता है। इट डजेंट मैटर कैसे होता है वो हम एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि वर्ब के साथ में एस और ई एस लगाने पर वो सिंगुलर बन जाती हैं, जबकि नाउन के साथ में एस और ई एस लगाने पर वो प्लूरल बन जाती है। इस चीज़ को भी आपको मेरे हिसाब से नोट के माध्यम से लिखने की बिल्कुल आवश्यकता है। ठीक है सर, हम इसको भी लिखेंगे। बढ़ते हैं आगे। आप समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट अगला नोट लगाइए, नोट नंबर थर्ड। नोट थर्ड लग गया। थर्ड नोट के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो मैं ये समझाऊंगा कि वर्ब के साथ क्या बोलूँगा मैं, वर्ब के साथ एस या ई एस लगाने, जोड़ने या का प्रयोग करने पर, एस या ई एस, वर्ब के साथ एस या ई एस लगाने पर वर्ब कौन सी, वो पर्टिकुलर जो वर्ब है वह वर्ब सिंगुलर बन जाती है। क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती हैं, बन जाती हैं। जबकि नाउन के साथ, किसके साथ में, नाउन के साथ एस या ई एस जोड़ने या लगाने, जोड़ने पर वह नाउन है वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। मैंने बोला कि जो वर्ब है उसके साथ में हम एस और ई एस जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाती है, तो आप बोलेंगे सर वो सिंगुलर वर्ब है, वो सिंगुलर बन जाती है। क्या बन जाती है, सिंगुलर वर्ब है वो बन जाती हैं। लेकिन मैं बोलूँ कि अगर नाउन के साथ में, किसके साथ में, नाउन के साथ में अगर आप एस और ई एस का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाता है, तो नाउन आप बोलेंगे सर प्लूरल हो जाते हैं। आप बताइए, आप तो ये पूछोगे कि सर कैसे बन जाती है, हमें बताइए। तो जो मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया इसी को मैं यहाँ समझाऊंगा, एक दोनों को साथ में लेकर, ताकि आप नाउन और वर्ब को लेकर के भविष्य में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि एस और ई एस का एक्चुअली फंडा होता क्या है। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं तो देखो, मैंने आपके सामने लिखा क्या, राइट। क्या लिखा, राइट। राइट है। अब राइट के साथ में क्या जोड़ूं, एक्चुअली राइट है क्या, तो आप बोलेंगे सर ये वर्ब है। पहली चीज़ है कि राइट है क्या, तो आप यहीं पर लिखेंगे कि सर ये जो राइट है ना ये वर्ब है। क्या है, वर्ब है, और ये वर्ब का बेसिक फॉर्म है। इसका जब मैं प्लूरल बनाने का प्रयास करूँगा, क्या बनाऊँगा, प्लूरल, तो राइट का मैं सिंगुलर, ये प्लूरल तो ऑलरेडी होती है अपने नेचुरल फॉर्म में। अब इसका मैं प्लूरल सिंगुलर बनाने का प्रयास करूँगा, तो प्लूरल से मैं वर्ब को जब सिंगुलर बनाऊंगा तो क्या करूँगा, इसके साथ में एस और ई एस लगाऊंगा, क्योंकि इसके साथ में मैं लगाने वाला हूँ क्या, एस। अब ऐसा क्यों होता है ये भी हम बताऊंगा, लेकिन फिर भी बता देता है क्योंकि पीछे ई है वो ऑलरेडी है। जब ई ऑलरेडी है तो मुझे डबल ई लगाने की जरूरत है, इसलिए केवल और केवल मैंने एस जोड़ा। आप ऐसा मत सोचना कि ई एस लगाए, क्योंकि ई तो ऑलरेडी है।
ठीक है। तो ये एक बताया मैंने कॉन्सेप्ट कि कैसे होता है। और भी हम वर्ब ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने वर्ब लिया है। क्या लिया है? मैंने लिया ये लिया RUN। क्या हुआ? रन। रन है क्या? आप बोलेंगे सब वर्ब है। अब इसका जो सिंगुलर रूप कैसे होगा? तो आपको क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, RUN S लगेंगे, रन्स। क्या लगाया? S लगाया। तो आप एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि वर्ब को सिंगुलर जो प्लूरल होती है, मैंने बताया बेसिकली क्या होती है, प्लूरल फॉर्म में होती हैं, उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसके साथ में S और ES लगाया जाता है। अब बात करें हम नाउन के बारे में, या हम नाउन को समझने का प्रयास करें। देखो मैंने आपके सामने लिखा एक बॉय। क्या लिखा? बॉय। बॉय है क्या? आप बोलेंगे कि सर जो बॉय है ना ये और कुछ नहीं, नाउन है। क्या है? नाउन है। ठीक है भाई, नाउन है तो बताओ इसका ये है क्या? ये नाउन है लेकिन ये सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर है। अब नाउन सिंगुलर है, उल्टा यहाँ पर था, यहाँ पर है। ये जो बेसिक फॉर्म होती हैं वो क्या होती है? प्लूरल होती है। कैसी होती है? प्लूरल होती हैं। कैसी होती है? वर्ब है वो प्लूरल होती है बेसिक फॉर्म में, लेकिन नाउन बेसिक फॉर्म में सिंगुलर होती है, उसको प्लूरल बनाया जाता है। कैसे बनेंगे? तो मैं बॉय के साथ में क्या जोड़ूँ प्लूरल बन जाए? S जोड़ूँ। क्या जोड़ूँ? S। ये क्यों जोड़ा ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ध्यान रखिए कि ये बन गया क्या? प्लूरल है। क्या? ये नाउन है। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैंने लिखा, क्या लिखा? मैंने आपके सामने लिखा कंट्री। क्या लिखा? कंट्री। COUNTRY। क्या लिखा मैंने? कंट्री। अब ये क्या है? आपने बोला सर नाउन है। कंट्री का मतलब क्या होता है? देश। है क्या ये? आप बोलेंगे सिंगुलर है। इसका प्लूरल क्या होता है? तो इसका प्लूरल हम बनाने का प्रयास करें तो हो जाएगा COUNTRIES। अब यहाँ इसका क्या फंडा है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखिए कि इसके साथ में S या ES हमने जोड़ा है, और Y को I में सेंस करके, Y को I में सेंस करके क्यों जोड़ा है इसको भी मैं अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज है वो अपना टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो हमने सिंगुलर से प्लूरल किस कंडीशन में बनाया, क्या कॉन्सेप्ट रहता है, तो मैंने तीनों के तीनों नोट बना लिखे हैं आपको। तीनों के तीनों आप नोट है वो आपके मुख्य ज़बान पर आपको याद होने बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है कि कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक है वो आप है वो किसी भी एग्ज़ाम को बीट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सबसे बड़ा या यूँ कह दो कि सबसे पहला जो मेरा प्रयास रहता है वो ये रहता है कि आपका जो बेस है वो तैयार करूँ। मैं चाहता तो अभी तक ये प्रेजेंट सिंपल टेंस कब तक क्लियर करके, अरे मैं तो ये कहता हूँ मैं 1 घंटे के अंतर्गत पूरे टेंस पढ़ा सकता हूँ, और मैंने पढ़े भी कई बार पढ़े मैंने। लेकिन सवाल ये नहीं है, टेंस ख़त्म करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आपके पास में वो ज्ञान पहुँचे जो जिसके बदौलत है वो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर पाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य है, मेरा जो ध्येय है वो ये है, मेरा ध्येय कि आप है अंग्रेजी से डरे नहीं। आपका अंग्रेजी से डर हटाना या मिटाना ही मेरा ध्येय है। तो मित्रों मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ से कल से हम जो स्टार्ट करेंगे क्लास वो पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ेंगे। लेकिन इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके अंदर हम S और ES का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ यात्रा को स्लोली हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर आप बहुत ही जल्दबाजी में बहुत ही फटाफट एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो ऐसा मैं नहीं कर सकता। क्योंकि मैं हर विद्यार्थी को साथ में लेकर चलने वाला हूँ, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है, सबका साथ सबका विकास। तो मित्रों अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगे, आपको लगे कि मेरे द्वारा प्रदत्त विषय वस्तु आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज बना हुआ है यूनिक क्लासेस करके, उस पेज को जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पर मैं पोस्ट डालता हूँ, मेरा नाम वहाँ पर आप सर्च करेंगे प्रेम के लोहिया, वहाँ पर भी क्लासेज है वो आपको मिल जाएगी। और अपना यूट्यूब चैनल है उसका पहले जो नाम था और इस नाम में थोड़ा सा वेराइटी है, इसलिए आप स्टडी विद लोहिया सर लिखेंगे या फिर आप बोलेंगे यूनिक क्लासेस, दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं, आपको मेरा चैनल है वो मिल जाएगा। तो मित्रों मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और पिछले सेशन भी अच्छे लगे होंगे। अगर आप आज का सेशन अभी अटेंड कर रहे हैं, पहले के सेशन नहीं देखा है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा पहले वो सेशंस देखिए, क्योंकि ज्ञान एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है, जुड़े हुए होते हैं। तो वो आप अटेंड करने के बाद में ये अटेंड करेंगे तो आपको समझ में अच्छा आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।